Assalamu alaikum students, hope you are doing well. Now today we are going to start the last topic of this chapter, yield of reaction. Now first of all, what is meant by yield? Whenever chemicals react together, product is formed and that product is also called yield. ठीक है, सो यील्ड को प्रॉपर वर्ड में डिफाइन करते हैं कि यील्ड क्या है. द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड. यील्ड जो है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. वन इज थ्योरेटिकल यील्ड एंड द अदर इज एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड. थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये पीछे जितनी भी हमने स्टिशियोमेट्री की है और उससे हम जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, यानी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लेते हैं, पेंसिल पेपर लेके कैलकुलेटर लेके हम अपने जो अमाउंट गिवन्स होते हैं उनसे हम प्रोडक्ट का अमाउंट जो कैलकुलेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं. एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्या होती है? एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड को प्रैक्टिकल यील्ड भी कहा जाता है. ये क्या होती है? जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लैब में जाते हैं, केमिकल्स लेते हैं और उनको रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो उसका अमाउंट जब हम मेजर करते हैं तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाती है? दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं. सो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली इज कॉल्ड एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड. एक्चुअल यील्ड जो होती है इट इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड. और इसका रीज़न क्या होता है कि वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड? वो देखते हैं हम लोग कितने रीजंस हैं इसके. तो रीज़न क्या है? फर्स्ट रीज़न क्या है कि रिएक्शन में नॉट गो टू कंप्लीशन और रिवर्सिबल रिएक्शन. यानी हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका रिएक्शन या तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, यानी पूरे रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए, या फिर क्या है वो रिएक्शन रिवर्सिबल है, प्रोडक्ट बनती है और वो ब्रेकअप होकर दोबारा क्या दे देती है? रिएक्टेंट. तो उस सूरत में जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी? वो थ्योरेटिकल से जाहिर है कम होगी. ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड से वो कम होगी जो एक्चुअल यील्ड होगी या एक्सपेरिमेंटल यील्ड होगी. दूसरा रीज़न क्या है कि एक्चुअल यील्ड क्यों जो होगी ये लेस होती है? बाज़ दफ़ा ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिनमें क्या होते हैं? साइड रिएक्शंस होते हैं और क्या होता है? बाय प्रोडक्ट बनता है. जैसे देखें, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन माइनर अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाती है. इस वजह से जो मेन प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है? कम बनता है. ठीक है, इस वजह से भी जो एक्चुअल यील्ड है वो क्या होगी? यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगी? कम बनेगी. और जो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड होगी, पेपर पे आपने जो काम किया होगा वो ज़्यादा शो कर रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इतना बनना चाहिए, और जब एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं लेबोरेटरी में वो क्या होगा? कम बनेगा. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई. थर्ड पॉइंट क्या है? मैकेनिकल लॉस. मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट कैसे होता है? यानी लेबोरेटरी में हमने एक्सपेरिमेंट किया और प्रोडक्ट को हमने प्रोड्यूस कर लिया, ठीक है, लेकिन जब हम उसको कलेक्ट करने लगे तो हमसे क्या हो गया? कुछ केमिकल गिर गए, जो प्रोडक्ट गिर गया, ठीक है, या इसको ह्यूमन एरर भी कहते हैं. प्रोडक्ट गिर गया या क्या हो गया? हमसे पूरी कलेक्शन ना हुई, प्रॉपर तरीके से हमने कलेक्ट ना किया अपनी प्रोडक्ट, तो उस सूरत में भी क्या होगा कि जो आपका एक्चुअल यील्ड होगा वो कम होगा. अच्छा, फोर्थ रीज़न क्या है कि रिएक्शन कंडीशंस इफ़ डिस्टर्ब्ड, यानी टेम्परेचर, प्रेशर या पीएच वगैरह अगर किसी रिएक्शन में हैं और वो रिएक्शन उन कंडीशंस पे होता है स्पेसिफिक, तो ड्यूरिंग रिएक्शन अगर वो कंडीशंस डिस्टर्ब कर दी जाएं तो क्या होगा? तब भी प्रोडक्ट कम होगा. हेबर प्रोसेस आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में. उसमें क्या है? अमोनिया बनता है और उसमें क्या है? कंडीशन टेम्परेचर की 450 डिग्री सी होता है और टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? 200 एटमॉस्फेयर. तो अगर इन कंडीशंस को चेंज कर दिया जाए, यानी प्रेशर जो टेम्परेचर है इसको फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को 400 कर दें या 250 कर दें, तो क्या हो जाएगा? आपकी जो प्रोडक्ट अमोनिया होगी वो अफेक्ट हो जाएगी, वो उतनी नहीं बनेगी जो जितनी बननी चाहिए थी. सो रिएक्शन कंडीशंस को अगर डिस्टर्ब किया जाए ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन तो तब भी क्या होती है? प्रोडक्ट कम बनती है और एक्चुअल यील्ड आपकी कम आती है. उसके बाद क्या होता है? फिफ्थ रीज़न क्या है? प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन रिएक्टेंट्स. यानी जो आप केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं एज अ रिएक्टेंट लेबोरेटरी के अंदर, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट, तो उसमें अगर वो इम्प्योर हैं केमिकल्स तो फिर क्या होगा? इम्प्योरिटीज़ की वजह से भी क्या होगा? जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो उतना नहीं बनेगा जितना आपने कैलकुलेट किया था, थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था. तो ये थी रीजंस के वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड.
अच्छा, अब हम आते हैं परसेंटेज यील्ड की तरफ। अगर किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी हमने चेक करनी है तो वो किस चीज़ से चेक की जाती है? वो उसकी परसेंटेज यील्ड से। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि एक रिएक्शन 95% उसकी परसेंटेज यील्ड 95% थी और एक रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड जो थी वो 65 थी, तो कौन सा बेस्ट होगा? ज़ाहिर है 95 वाला, जो कितनी प्रोडक्ट दे रहा था, 95% दे रहा था। तो परसेंटेज यील्ड जो होता है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी को चेक करता है। इसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो क्या होता है कि परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अपनी बुक का पेज नंबर 20 ओपन करें और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.11 देखें, ठीक है। रीड करें क्वेश्चन को। इसमें कॉपर सल्फेट जो है ये रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ, ठीक है। और कितना कॉपर सल्फेट है? 1.274 ग्राम्स कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट करके कॉपर दे रहा है और जिंक सल्फेट दे रहा है। क्वेश्चन में कॉपर सल्फेट का अमाउंट दिया गया है और बताया गया है कि जिंक कॉपर कितना बन रहा है? 0.392 ग्राम्स कॉपर बन रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन की हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है? परसेंटेज यील्ड हमने कैलकुलेट करनी है कि कॉपर जो बन रहा है ये कितने परसेंट है, यील्ड कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मास ऑफ कॉपर सल्फेट जो गिवन है वो कितना है? 1.274 ग्राम्स है, ठीक है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रही है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो कॉपर का 1 मोल जो है वो कितना दे रहा है? सॉरी, कॉपर सल्फेट का 1 मोल जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो 1 मोल कॉपर दे रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा? 1 मोल कॉपर सल्फेट गिव्स यू 1 मोल ऑफ कॉपर, ठीक है। तो उस मोल्स को हम क्या करेंगे? वी कन्वर्ट दीज मोल्स इनटू ग्राम्स या इनटू मास, ठीक है। 1 मोल कॉपर सल्फेट का क्या मास होता है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। देखिए मैंने मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। कॉपर का 64, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 4, तो ये टोटल जब सबको ऐड किया तो 160 ग्राम किसका मोलर मास आ गया? कॉपर सल्फेट का। तो 1 मोल कॉपर सल्फेट का मास क्या है? 160 ग्राम्स, ठीक। 1 मोल कॉपर किसके इक्वल होता है? 64 ग्राम्स के। तो 1.27 ग्राम्स जब मेरे पास कॉपर सल्फेट होगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में ये देखें गिवन है ना कि 1.274 ग्राम्स जब कॉपर सल्फेट होगा तो फिर मेरे पास कॉपर कितना बनेगा, ठीक। तो ये जब हमने x इज इक्वल टू इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 160 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना थ्योरेटिकल यील्ड आ गया, यानी थ्योरेटिकली कॉपर कितना बना? 0.5096 ग्राम्स कॉपर बनना चाहिए। ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन हमने, थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट कर ली। एक्चुअल यील्ड जो थी कॉपर की वो पहले ही दी हुई थी कि 0.392 ग्राम जो है ये कॉपर जो बनता है ये कौन सा है? प्रैक्टिकली, यानी प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके इतना हमारा कॉपर बना। तो एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमारी क्या हो गई कॉपर की? 0.392 ग्राम्स कॉपर बना एक्सपेरिमेंटली। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या है? ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एक्चुअल यील्ड हमारी कितनी है? एक्चुअल यील्ड हमारी ये है, जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं इसको, एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो हमने ये पुट की, उसके बाद हमने डिवाइड किया उसको थ्योरेटिकल यील्ड थे जो हमने थ्योरेटिकली अभी कैलकुलेट किया था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से कॉपर का अमाउंट, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो हमारे पास इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या आ गई? परसेंटेज यील्ड 76.92% जो है ये परसेंटेज यील्ड हमारे पास कॉपर की आ गई। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद देखें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। पेज नंबर पहले ओपन करें, पेज नंबर 24 बुक का ओपन करें और उस पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज। रीड करें क्वेश्चन को। हमने क्या करना है? कैलकुलेट करना है परसेंटेज यील्ड इफ 6.53 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 5 मोल्स ऑफ जिंक इज कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। यानी एक्चुअल यील्ड हमारे पास गिवन है, यानी एक्सपेरिमेंटल या एक्चुअल यील्ड हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। और फिर हमें ये कहा गया है कि अगर 5 मोल्स जिंक हों, यानी 5 मोल्स हमारे पास अगर जिंक हों, इसके जिंक के 5 मोल्स हों, तो फिर हमारे पास क्या होगा?
हाइड्रोजन कितना बनेगा, यानी थ्योरेटिकल यील्ड हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट करनी है, यानी हमने अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है इतने अमाउंट से। तो फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, जिंक रेशो हाइड्रोजन, हमारे सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट कौन से हैं, जिंक है और हाइड्रोजन है, ये दोनों हमारे सब्सटेंस ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनको टिक कर लिया। तो 1 मोल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है आपको कि 1 मोल ऑफ जिंक जो है ये कितने मोल्स हाइड्रोजन देता है, इट गिव 1 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, सो 1:1 हो जाएगा। तो अगर 5 मोल्स हमारे पास हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, ये 5 मोल्स, तो ये कितना हमको हाइड्रोजन देंगे, तो ये हमें कितने देंगे, ज़रा 1:1 की रेशियो है, तो 5 मोल्स होंगे तो 5 मोल ही हमें हाइड्रोजन मिलेगा। तो 5 मोल हाइड्रोजन हमें मिल गया। सो ये क्या आ गया, ये हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको मास में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मोल्स हैं, इनको हमने मास में कन्वर्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे भी देखें एक्चुअल यील्ड भी जो है ये भी किस में है, ग्राम्स में, तो इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। सो इसको क्या करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, यानी जितने मोल्स आए हैं उसको मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 मोल्स मल्टीप्लाइड बाय 2 जो कि मोलर मास है किसका, हाइड्रोजन का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 ग्राम हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ये हमारे पास कौन सी यील्ड आ गई, ये हमारे पास आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन की थ्योरेटिकल यील्ड आ गई, थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। ठीक हो गया। अब एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या थी, एक्चुअल यील्ड थी हमारे पास 6.53 ग्राम्स। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, उसके अंदर एक्चुअल यील्ड पुट की, फिर थ्योरेटिकल यील्ड पुट की और मल्टीप्लाई किया 100 से। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास कैंसिल हो गया ये, और हमारे पास आंसर आ गया 65.3% हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन बनेगा। यानी इस रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड है वो क्या है, 65.3% है। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज का है, इसी का दूसरा पार्ट भी है, वो देखते हैं। दूसरा पार्ट है द परसेंटेज यील्ड ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज 85%, यानी परसेंटेज यील्ड इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दी है और पूछा है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड विल बी एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम मेटल। ठीक है, यानी इसके 100 ग्राम्स हमारे पास जो हैं प्रेजेंट हैं, तो हमारे पास कितना एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा, कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो परसेंटेज यील्ड कितनी है, 85%। ठीक है, एक्चुअल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पेपर के ऊपर तो हम जो है वो एक्चुअल यील्ड तो नहीं कर सकते ना फाइंड, क्योंकि वो तो लेबोरेटरी में होती है। सो अब जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कौन सी होगी, थ्योरेटिकल यील्ड होगी। मास ऑफ एल्युमिनियम हमको गिवन है, मोलर मास एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या होता है ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, 27 एल्युमिनियम का रिलेटिव एटॉमिक मास, क्लोरीन का 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि 3 एटम्स हैं क्लोरीन के, 133.5 ग्राम्स किसका मास आ गया, मोलर मास एल्युमिनियम क्लोराइड का आ गया। अब देखें आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है, अब हमने थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हमें एक्चुअल यील्ड फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज यील्ड हमें पता है और थ्योरेटिकल यील्ड हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम गिव्स 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एल्युमिनियम रेशियो एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, 2:2 की रेशियो में बन रहा है। अगर हमारे पास 2 मोल्स हों एल्युमिनियम के, तो 2 मोल्स हमारे पास क्या बनता है, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इन मोल्स को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इन मोल्स को हम मासेज में। तो 27 क्या है, एल्युमिनियम का मोलर मास या एटॉमिक नंबर कह लें, तो मल्टीप्लाई किया 2 से, क्योंकि 2 मोल्स हैं, तो ये क्या आ गया, 54 ग्राम्स आ गया। इसी तरह से हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड के कितने मोल्स हैं, 2, तो आपने इसका जो मोलर मास होगा एल्युमिनियम क्लोराइड का उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 267 ग्राम। यानी अगर हमें मोल्स की फॉर्म में तो 2:2 की रेशियो थी, हमने इन मोल्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, हमने इन मोल्स को कन्वर्ट कर लिया मासेज में। तो 54 ग्राम एल्युमिनियम हमें क्या दे रहा है, 267 ग्राम एल्युमिनियम क्लोराइड।
समझ आ गई। तो 100 ग्राम जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर 100 ग्राम्स एल्युमिनियम हो तो फिर आपका एल्युमिनियम क्लोराइड कितना बनेगा। तो 100 ग्राम्स अगर हमारे पास एल्युमिनियम हो तो फिर हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड कितना बनेगा, x ग्राम्स। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 54 से डिवाइड करेंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, कितने ग्राम्स आ गए, 494.4 ग्राम्स आ गए किसके, एल्युमिनियम क्लोराइड के। ये हमारे पास क्या आ गई, थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, अब फार्मूला देखें, फार्मूला क्या है परसेंटेज यील्ड का, ये है। ठीक है, तो इसमें आप देखें कि हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल यील्ड। हमें परसेंटेज यील्ड भी पता है, हमें थ्योरेटिकल यील्ड भी पता है। हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल यील्ड। तो हम अननोन को इधर ले आते हैं, रीअरेंज करते हैं इसको, तो हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, ये परसेंटेज यील्ड मल्टीप्लाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइडेड बाय 100। जब वैल्यूज पुट की तो परसेंटेज यील्ड कितनी थी, 85%। थ्योरेटिकल यील्ड कितनी थी, अभी हमने कैलकुलेट की है 494.4 ग्राम्स। वो पुट की और डिवाइड किया 100 से, तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड जो एल्युमिनियम क्लोराइड की आ गई वो कितनी आ गई, 420.2 ग्राम्स हमारे पास क्या आ गया, एल्युमिनियम क्लोराइड की एक्चुअल यील्ड आ गई। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम MCQs सॉल्व करेंगे। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने जो हैं वो सारे सॉल्व कर लिए हैं बीच में ही लेक्चर्स के साथ साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।